नमस्कार, स्वागत है आपका इनसाइड स्टोरी में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान शास्त्री। तेजस्वी की यात्रा से एक तस्वीर वायरल होती है और वो वायरल होते ही सियासत में बवाल मच जाता है। पहले जरा वो आपको तस्वीर दिखाते हैं। तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इस तस्वीर में तेजस्वी की रथ यानी कि तेजस्वी का जो बस है जिससे वो यात्रा कर रहे हैं, उसमें उनके सहयोगी, उनके सलाहकार संजय यादव बैठे हुए हैं। इस तस्वीर के वायरल होने के बाद सियासत बवाल तो छिड़ ही गया, लेकिन कहीं ना कहीं इस बवाल के बाद एक पारिवारिक बवाल भी देखने को मिल रहा है और वो पारिवारिक बवाल लालू परिवार में देखने को मिल रहा है। एक यूजर ने इस तस्वीर को पोस्ट किया और सवाल किया कि आखिर तेजस्वी की सीट पर संजय यादव क्या कर रहे हैं। उसके बाद इसी तस्वीर को रोहिणी आचार्य ने रीट्वीट कर दिया, पोस्ट कर दिया, जिसके बाद कहीं ना कहीं ये खटपट अब समझ में आने लगी और दिख रहा है कि रोहिणी को इससे आपत्ति थी। फिर कुछ देर बाद उन्होंने एक और ट्वीट किया जहां उस जगह पे कुछ और लोग बैठे मिले, जहां उसके बाद उन्होंने ये पोस्ट करके कहा कि अब ठीक है, मतलब अब मामला ठीक है, अब कोई आपत्ति नहीं है। तो ये घमासान क्या चल रहा है, इसके पीछे की कहानी क्या है और ये तस्वीर क्या कुछ कहने की कोशिश कर रही है, आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद है हमारे सहयोगी डॉक्टर संजीव त्रिवेदी। बहुत स्वागत है आपका। मेरा पहला सवाल तो यही होगा कि आखिर पूरी कहानी क्या है, माजरा क्या है? देखने से जो बहुत ही सिंपल सी बात लग रही है कि एक तस्वीर है जिसमें वो जो कुर्सी है जिस पर बस में आगे बैठते हैं तेजस्वी यादव, उस पर संजय यादव बैठे हुए हैं। और संजय यादव, बहुत से लोगों को उनका नाम पता है, बहुत से लोगों को नाम अभी भी पता नहीं है। लेकिन संजय यादव के बारे में यहाँ ये बताना ज़रूरी है प्रारंभिक तौर पर कि वो मित्र हैं, सहयोगी हैं तेजस्वी यादव के। उनका पहला परिचय है और दूसरा परिचय है कि वो राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा सांसद भी हैं। संजय यादव उस सीट पर इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि उस वक्त उस सीट पर तेजस्वी यादव नहीं है। और जब वो बैठे हैं उस सीट पर तो किसी ने दूर से एक तस्वीर उनकी ली है। उस तस्वीर को पटना के एक आलोक कुमार हैं जो राष्ट्रीय जनता दल के, ऐसा लगता है कि समर्थक हैं, उन्होंने एक पोस्ट लिखा है और कहा है कि शीर्ष नेता ही सबसे अगली सीट पर बैठे तभी अच्छा लगता है। और कोई दोयम दर्जे का व्यक्ति किसी को अगर रणनीतिकार, सलाहकार, इस तरह की बात उन्होंने लिख दी संजय यादव के लिए, लगता है तो फिर क्या कहें। दोयम दर्जे का रणनीतिकार, सलाहकार, ये बात कहा जाना संजय यादव के लिए, इसने ऐसा लगा जैसे कि पेंडोरास बॉक्स खोल दिया। प्रॉब्लम एक तरह से अभी तक जो दबी दबी सी थी वो खुलकर सामने आ गई और संजय यादव सीधे निशाने पर हैं पार्टी कार्यकर्ताओं के, ये बात समझ में आने लगी। पर यहाँ पर ठहरिए और पॉज करिए, क्योंकि क्या वो सिर्फ और सिर्फ पार्टी कार्यकर्ताओं के निशाने पर हैं? जी नहीं, क्योंकि उस पोस्ट को अगर यूं ही रहने दिया जाता तो हम ये समझ सकते थे कि कोई सिरफिरा पार्टी कार्यकर्ता जो शायद टिकट पाना चाहता है, यूं ही पोस्ट कर तेजस्वी यादव से मुलाकात करना चाहता है, उसकी एक पब्लिसिटी स्टंट की तरह देखा जा सकता था। उसकी नाराजगी इसमें बयां हो रही है। पर ये तो तब तक होता जब तक कि उस पर किसी परिवार वाले की तरफ से मुहर न लगाई जाती। और रोहिणी आचार्य, उन्होंने उस पोस्ट को एज इट इज़ रीपोस्ट कर दिया। अब सोशल मीडिया की भाषा में अगर आप किसी पोस्ट को रीपोस्ट करते हैं तो जाहिर है कि उसमें लिखे कंटेंट से आप अग्री करते हैं, क्योंकि अगर आप असहमत होंगे तो आप उसको रीपोस्ट नहीं करेंगे और अगर सहमत हैं तो आप रिपोस्ट करेंगे। तो अगर वो सहमत हैं और इस तरह की बातों से सहमत हैं, यानी कि संजय यादव उनके भी निशाने पर हैं, क्योंकि वो तो सामान्य कार्यकर्ता नहीं है। संजय यादव कोई सामान्य कार्यकर्ता नहीं है, पार्टी के सांसद तो हैं ही हैं, साथ ही साथ वो आज की तारीख में तेजस्वी यादव के सबसे बड़े रणनीतिकार के तौर पर जाने जाते हैं। लिहाजा जब ये बात सामने आई कि रोहिणी आचार्य ने ये रीट्वीट कर दिया है, लालू यादव की वो बेटी जो कि मीसा यादव के बाद राजनीति में है, उनकी कई बेटियां हैं, लेकिन जो बेटी मीसा यादव के बाद राजनीति में है उसका नाम रोहिणी आचार्य है। और रोहिणी आचार्य इस तरह से चर्चा में आई थी कि जब वो लालू यादव अपना किडनी ट्रांसप्लांट के लिए सिंगापुर गए थे तो उन्होंने
अपनी एक किडनी दी थी दान, और कहा गया था कि ये किसी भी संतान के लिए एक बहुत बड़ा त्याग है और उन्होंने किया है। बाद में वो राजनीति में भी आई क्योंकि उनके सोशल मीडिया के पोस्ट्स बड़े पॉपुलर होते हैं। वो सिंगापुर से चुनाव लड़ने आई और बहुत ही नैरोली वो सारण की सीट राजीव प्रताप रूडी से हारी। राजीव प्रताप रूडी मजबूत उम्मीदवार हैं, लेकिन वो बहुत ही नैरो कम मतों से वो हारी और इस तरह से उनका नाम सक्रिय राजनीति में बिहार के आ गया। तो पाया ये गया कि मीसा यादव और तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव के अलावा रोहिणी आचार्य हैं, जो लालू प्रसाद यादव की 9 संतानों में से 4 संतानें जो एक्टिव पॉलिटिक्स में हैं, उसमें रोहिणी आचार्य भी हैं। अब वही रोहिणी आचार्य जो थोड़े दिन शांत रहती हैं लोकसभा चुनाव के हारने के बाद, फिर वो वापस चली जाती हैं सिंगापुर, और वापसी होती है उनकी बिहार अधिकार यात्रा के इस विवाद से। इसके पहले जब वो वोटर अधिकार यात्रा हो रही थी, उसी वक्त वो लौट आई और तब से अभी हैं यहाँ पर। लेकिन इस कहानी ने तो ऐसा लगता है जैसे कि एक विस्फोट जो है वो राजद की राजनीति में ला दिया है। तेज प्रताप को भी संजय यादव से बड़ी दिक्कत रही है। हमेशा से देखा जाता है कि सबसे पहले अगर किसी को दिक्कत हुई तो वो तेज प्रताप यादव को हुई, और अब इसके बाद रोहिणी आचार्य भी इस गेम में शामिल हो गई हैं। तो आखिर क्या इतनी बड़ी दिक्कत आ रही है लालू परिवार के इन 2 बेटों को इस तस्वीर से, संजय यादव से, जबकि सलाहकार हैं, तेजस्वी के इतने करीबी माने जाते हैं, उसके बाद भी ये दिक्कत? इन दोनों बच्चों को दिक्कत है क्योंकि जैसा कि हम लोगों ने शुरू में ही ये क्लियर कर लिया कि ये कोई कार्यकर्ता की दिक्कत नहीं है, ये तो पारिवारिक दिक्कत हो गई है। दिक्कत है। कार्यकर्ता तो ऐसा हिम्मत कर ही नहीं सकता है अगर उसे कोई कहता नहीं है इस तरह का पोस्ट करने के लिए। कार्यकर्ता जानता है कि अगर ऐसा हमने कर दिया तो हमारे लिए संभावनाएं आरजेडी में ख़त्म हो जाएंगी। आज की तारीख में जो स्थिति संजय यादव की है, पार्टी के सांसद के खिलाफ आप नहीं कर सकते हैं ऐसे, ख़ास तौर पर तब वो जब रणनीतिकार हो। लेकिन उसने किया और रिपोस्ट कर दिया गया। अब जैसा कि आपने बताया कि कोई दिक्कत तो है, और दिक्कत तेज प्रताप से शुरू होती है। तेज प्रताप यादव जब तक परिवार के साथ थे तब तक एक लाइन वो हमेशा बोला करते थे कि जयचंद परिवार के लोगों के साथ आ गए हैं और वो गलत सलाह दे रहे हैं, और वो जयचंदों का नाम हम समय आने पर बताएंगे। हालांकि उन्होंने आज तक किसी का नाम नहीं लिया, जयचंद कहते रहे। लेकिन जब भी वो जयचंद कहते हैं तो एक नाम जो लोगों के जहन में आता था वो संजय यादव का था, क्योंकि और वो ऐसा कौन है जिससे कि वो पस्त है। जो नेचर है तेज प्रताप यादव का, वो तो अपने आप को होल्ड नहीं कर पाते हैं। तो अगर कोई आउटसाइडर रहता तो वो सीधे उस पर हमला बोल देते, उससे बात करते, उसको धक्का मुक्की कर देते। वो तो इस तरह की नाराज़गी भी जता देते हैं। तो बड़े खुले हृदय के हैं, जो भी रहता है उनके मुंह पर। लेकिन इस मामले में उन्होंने सिर्फ जयचंद कहा, उससे आगे वो नहीं बढ़े। परिवार के भीतर कोई तो ऐसा था नहीं जिससे उनको चिढ़ होती। तो फिर ये बात जयचंद संजय यादव के लिए है, ये धीरे धीरे स्पष्ट हो गई, लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा। और देखिए कालांतर में स्थिति ऐसी उभरी कि वो उनकी शादी का एपिसोड, फिर उनकी प्रेम कहानी, और वो सब कुछ मिलाकर के आज वो परिवार से बाहर हैं। तो वो बाहर हैं, और एक बाहर होने की जो वजह बनी है, देखिए कहानियाँ बहुत होती हैं और बहुत सी किस्से बड़े परिवारों के लड़के लड़कियों के साथ जुड़े होते हैं, पर सबका अर्थ ये नहीं होता है कि परिवार से बेदखल। सबका अर्थ कई दफ़े होता है कि वो साइलेंट हो जाता है, वो व्यक्ति थोड़े दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो जाता है, और लगता है ऐसे कि इसके सामने रहने से हमारी जो पॉलिटिकल प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो प्रभावित होती हैं, तो उसे पीछे कर दिया जाता है। पर ये तो कतई नहीं किया जाता है कि उसे परिवार से ही बाहर कर दिया जाता है। उस वक़्त लोगों को लगा कि ज़रूर इसके पीछे कोई है, और ये डिसीजन जो लिया जा रहा है ये रणनीति के लिहाज से लिया जा रहा है, पर इसमें भाई से भाई दूर होने का जो एक पुट है वो कोई ना कोई करवा रहा है क्या। जिस तरह की वो शब्दावली थी लालू प्रसाद यादव की ट्वीट की, वो लग नहीं रहा था कि वो लालू यादव के शब्द हैं, लेकिन वो लिखे गए थे कि मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है, अगले 6 साल तक उसे पार्टी से निकाला जाता है। तेजस्वी यादव ने आज तक कुछ भी खुल करके नहीं कहा कि उन्हें दुख हुआ या उन्हें खुशी हुई या वो क्या स्थित प्रज्ञ हैं, उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कभी उन्होंने कुछ नहीं कहा। लोगों ने इसको इंटरप्रेट किया, उनको लगा कि ज़रूर इसमें तेजस्वी की मौन सहमति है और इसके पीछे संजय यादव हैं, क्योंकि इस तरह की शब्दावली जो लिखी गई थी, वो भाषा जो है वो लालू जी और
तेजस्वी यादव की तो नहीं थी। तो अगर संजय यादव है तो उन्होंने तो भाई भाई को बांट दिया। क्या इतनी मजबूत दखल तेजस्वी की राजनीति में उनकी हो गई है? क्या तेजस्वी सिर्फ उनका ही सुनते हैं? तो ये सिलसिला पिछले 2 महीनों से बहुत ज़्यादा था। इसी बीच ये यात्रा आ गई, राहुल गांधी वाली और तेजस्वी यादव वाली। ये यात्रा जब आई तो सब कुछ भूल करके लोग इसमें लग गए। लेकिन यात्रा के देखिए समापन होते होते ये कहानी भी सामने आ गई और सीधा निशाना रोहिणी आचार्य का संजय यादव पर लग गया। संजय यादव की बात कर रहे हैं हम, तो संजय यादव ये जो नाम है वो अचानक इतना ज़्यादा चर्चा का विषय बन गया और इतनी ज़्यादा अगर लोगों के बीच में टारगेटेड तरीके से बात करें तो वो संजय यादव है। हम चाहेंगे कि संजय यादव के बारे में आप थोड़ा बताएं और क्या उनका बैकग्राउंड रहा है। देखिए संजय यादव वो कैसे इतने करीबी हैं तेजस्वी के? देखिए उनके एग्जैक्ट वजहें जो हैं वो अभी तक डॉक्यूमेंटेड नहीं है। दिल्ली में उनकी तेजस्वी से मुलाकात होती है, इतना सब लोग बताते हैं। वो दरअसल महेंद्रगढ़ ज़िला है हरियाणा का, वहाँ के हैं। और ये जो पूरा बेल्ट है जो कि रेवाड़ी महेंद्रगढ़, ये पूरा यादवों का बेल्ट है, गुड़गांव, इसमें भारतीय जनता पार्टी के समर्थक यादव वोट बैंक का एक बड़ा हिसाब किताब है और राजनीति अच्छी करते हैं ये। इस तरफ जो जाट पॉलिटिक्स है हरियाणा में वो नहीं चलती है, यादवों की पॉलिटिक्स चलती है। तो ये इस इलाके से आते हैं और इनका या इनकी परिवार का कोई पृष्ठभूमि राजनीति में है ऐसा नहीं है। लेकिन इनकी मुलाकात दिल्ली में तेजस्वी यादव से होती है और जब लालू यादव जेल चले जाते हैं तो तेजस्वी यादव को पटना बुलाया जाता है। तेजस्वी यादव दिल्ली में उस वक्त तक राजनीति में एक कदम रखते हुए पीछे रहा करते थे और दिल्ली भी रहा करते थे। तो वो जब पटना गए तो उन्होंने दिल्ली से अपने इस दोस्त को पटना बुलाया और पटना बुलाया जब तो एक निश्चित कार्यक्रम के तहत बाद में लोगों को लगा कि बुलाया गया है, क्योंकि लालू यादव की जो छवि थी जिस वक्त वो पटना गए थे, जेल में हैं, चारा घोटाला है और अगर राजनीति करनी है तो इस इमेज के साथ नहीं की जा सकती है। लालू यादव के जितने एडवांटेजेस हैं वो तो तेजस्वी यादव चाहते हैं, लेकिन जो डिसएडवांटेज है उसकी उन्हें ज़रूरत नहीं है। तो आज आप आंख बंद करें और आरजेडी सोचें तो अगर आपके दिमाग में तेजस्वी आते हैं तो ये जो श्रेय है लोग कहते हैं ये संजय यादव का है, क्योंकि उन्होंने अपनी रणनीति से और अपने तरीके लगा करके तेजस्वी यादव को वो जो पार्टी और परिवार की संस्कृति है उस संस्कृति से अलग एक व्यक्ति के रूप में पहचान देने के लिए रणनीति बनाए और उस पर तेजस्वी यादव ने उनको फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हुए एक अपनी अलग छवि गढ़ने में सफलता हासिल की। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि आरजेडी में और पार्टी की जो अपनी सोच विचारधारा है उसको साथ रखते हुए तेजस्वी यादव की एक अलग छवि है जो कि उनकी पार्टी से शायद उतना भले मेल न खाती हो, लेकिन लोगों को वो पसंद है। और लोग बाग जो तेजस्वी के सपोर्टर हैं वो आरजेडी के सपोर्टर शायद नहीं है, या फिर आरजेडी को सपोर्ट नहीं करने वाले भी तेजस्वी को सपोर्ट करते हैं। तो इस तरह की जो छवि गढ़ी गई तेजस्वी के लिए और उसके लिए जो भी प्रयास किए गए, कहते हैं उसमें सबसे बड़ी भूमिका संजय यादव की है। और संजय यादव धीरे धीरे परिवार में और आरजेडी की राजनीति में मजबूत होते चले गए और उन्होंने एक नई अगर पहचान गढ़ने में सफलता हासिल की तो जाहिर है कि उन्होंने पूरी राजनीति को आरजेडी की तेजस्वी के आसपास कर दिया। वो पार्टी के लिए बहुत अच्छा भी साबित हुआ। वो उप मुख्यमंत्री बनाए गए तेजस्वी और 2 बार सत्ता में आए। पहली बार तो जो बने वो तो ऐसा नहीं था कि वो उस वक्त संजय यादव थे, जी नहीं, उस वक्त नहीं थे संजय यादव लेकिन धीरे धीरे जब वो तेजस्वी का एक अपना स्वरूप उभर कर सामने आया और राष्ट्रीय छवि भी बनी तो उसके पीछे कहते हैं कि तेजस्वी के ठीक पीछे खड़े संजय यादव की बड़ी भूमिका है। रात रात भर तमाम नेताओं के भाषण सुनना और उन भाषणों में से इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट कराना, तेजस्वी यादव को बताना कि किस तरह से हमें अपने आप को प्रेजेंट करना है जिसमें कि आपके पिता की छवि का रिफ्लेक्शन हो, लेकिन साथ ही साथ एक ऐसे व्यक्ति का भी रिफ्लेक्शन आए जो कि लेगेसी कैरी नहीं करता है लालटेन। एज एन इंडिविजुअल आप कैसे हैं बेसिकली वो दिखाने के लिए? ये सब करने में संजय यादव की अपनी भूमिका हुई। पर इसमें होता क्या है मुस्कान, कि जब आप ये सब करते रहते हैं
तो परिवार के लोग वो देखते हैं और धीरे धीरे वो एनवियस हो जाते हैं, जेलस हो जाते हैं, और उन्हें लगता है कि ये हावी क्यों हो रहा है, ये करीब क्यों आ रहा है, और ये इतना करीब कब आ गया, हमें तो पता ही नहीं चला। और तेजस्वी की चूँकि इमेज में एक गुणात्मक बदलाव आता जा रहा था, तो तेजस्वी को बुरा भी नहीं लग रहा था। लेकिन धीरे धीरे कद बढ़ता चला गया संजय यादव का, और आज देखिए स्थिति ये हो गई कि पहला जो रिवोल्ट है वो रिवोल्ट तेज प्रताप ने किया, लेकिन उनमें भी हिम्मत नहीं आई कि वो नाम लें, डायरेक्ट नाम लेके बात क्योंकि लालू यादव सपोर्ट नहीं करते इस बात को, वो संजय यादव के साथ खड़े थे। पर रोहिणी की बात को राहुल जब रोहिणी ने जो ट्वीट किया, माफ करें, रोहिणी के ट्वीट पे लालू यादव कुछ कहेंगे या फिर इस पे उनकी प्रतिक्रिया आएगी? क्योंकि रोहिणी तो उनकी कह सकते हैं कि फेवरेट बेटी हैं, उन्होंने किडनी दिया है और बहुत सारी चीज़ें हैं, पॉलिटिकली भी कितनी एक्टिव रहती हैं, तो क्या रोहिणी के ट्वीट से लालू यादव को फर्क पड़ेगा? बस यही कहानी हो गई। देखिए ऐसा हुआ कि जो रोहिणी आचार्य हैं वो जब आई राजनीति में, और रोहिणी आचार्य के पीछे आप अगर देखें तो कोई बैगेज नहीं है, कोई केस नहीं है उनके ऊपर, साफ सुथरी छवि हैं, बाहर रही हैं, महिला हैं और बहुत शार्प बोलती हैं, अटैकिंग मुद्रा उनकी रहती है, जो कि उनके ट्वीट्स और सोशल मीडिया पोस्ट से भी जाहिर है। उन्होंने एक कद्दावर राजनीतिज्ञ को टक्कर दिया और ऑलमोस्ट सफल हो गई। तो वो एक पावरफुल पॉलिटिकल फिगर के रूप में अपने स्तर पर राइज कर रही हैं रादर। एक कहानी चलती है पटना में, और वो ये बताया जाता है कि इस बार जब वोटर अधिकार यात्रा चल रही थी तो वो सारण से होकर गुजरना था। रोहिणी ये सोच करके वहाँ से पटना पहुँची सिंगापुर से कि जब ये यात्रा चलेगी, चूंकि मेरा क्षेत्र है, तो हम राहुल गांधी के साथ रहेंगे। अब ये जो कहानी सुनाई जाती है पटना में, हम उसके बारे में आपको बता रहे हैं। तो जब उन्होंने अपना कार्यक्रम बताया कि हम साथ रहेंगे, तो उन्हें मना कर दिया गया। अच्छा। कि आप मत जाइए, ये ठीक नहीं रहेगा। बड़ी नाराज़ हुई, वो लालू जी के पास गई और लालू जी से परमिशन ले लिया और कहा कि हमें तो जाना है, वो हमारा क्षेत्र है, कैसे नहीं, तो जाएंगे ही हम। और वो रही, उस यात्रा में मौजूद रहीं। लेकिन कहा यह जाता है कि इस सोच के पीछे, अब ये कितना सही है नहीं है, संजय यादव थे। वो नहीं चाहते थे कि एक कोई ऐसा पैरेलल पॉलिटिकल फोर्स आज की तारीख में खड़ा हो जो कि क्राइसिस कुछ अगर हो जाए तो वैकल्पिक नेता के तौर पर सामने आ जाए। मीसा यादव हैं, लेकिन मीसा यादव दिल्ली में हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, और उनका पॉलिटिकल प्रोफाइल उस तरह से नहीं है। तेज प्रताप यादव सिस्टम से बाहर हो गए हैं, वो भी चैलेंजर नहीं है, और कोई पॉलिटिशियन है नहीं उनके परिवार में। अगर कोई है तो तेजस्वी के साथ रोहिणी आचार्य। और क्या कोई ऐसा गेम प्लान कि अगर कुछ क्राइसिस होती है, जैसे कि अभी सरकार ने एक नियम ला दिया कि अगर आप मुख्यमंत्री या मंत्री हैं और आप जेल में रहते हैं 30 दिन, तो आप मुख्यमंत्री या मंत्री नहीं रहेंगे। हालांकि अभी वो पारित नहीं हुआ है और उस पर कमिटीज़ में चर्चा हो रही हैं, पर इस तरह की इवेंचुअलिटी अगर कहीं हो जाती है तो क्या विकल्प के तौर पर रोहिणी है? बहुत लोगों के दिमाग में जिस तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, देखिए बड़े परिवार जब होते हैं ना, तो इस तरह की कॉन्स्पिरेसी थी। पर ऐसा क्यों है कि संजय यादव सिर्फ तेजस्वी को ही आगे बढ़ाने पर लगे? क्या ये मित्रता की बात है, या फिर शुरू से, क्योंकि एक तरफ तेज प्रताप यादव भी थे, रोहिणी भी थी, पर उस तरीके का सपोर्ट, उस तरीके का एक जिसको बोलते हैं ना पावर सपोर्ट, और जो सारी चीजें वो तेजस्वी पर लगा रहे थे, वो रोहिणी और तेज प्रताप पर क्यों नहीं? वो सिर्फ तेजस्वी पर्टिकुलर क्यों हो गया? शायद यही तो नाराजगी की वजह है कि वो आए थे तो वो जैसे परिवार के रणनीतिकार नहीं आए, वो परिवार के रणनीतिकार नहीं आए, वो तेजस्वी यादव की पर्सनालिटी को निखारने का उन्होंने जिम्मा लिया। और मैंने देखा है अमूमन इस तरह से होता है, परिवारों में अगर कोई और है और वो अगर उसी सुविधा का लाभ लेने लगता है तो उस व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता है जिसके लिए वो लाए गए हैं। तो यहाँ तेजस्वी यादव कितना उनको परमिट करते, शायद उन्होंने रिस्क नहीं लिया, शायद उन्होंने कोशिश की होगी, शायद तेजस्वी को लगा नहीं होगा कि ये सही है। और उन्होंने, भाई तेजस्वी आखिरकार एक ऐसे मटेरियल भी हैं जिनको कि आप
प्लेस कर सकते हैं। जैसे कि वो एक क्रिकेटर हैं और अच्छे क्रिकेटर थे, तभी तो आईपीएल के लिए चुने गए थे, अच्छा क्रिकेट खेलते थे। ये अलग बात है कि आईपीएल से वो ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाए, पर आज की तारीख में अगर आईपीएल लेवल पे भी आप पहुंचते हैं तो एक बढ़िया क्रिकेटर के रूप में आप स्थापित हो चुके हैं, तभी तो आप आईपीएल तक पहुंचे। उसके बाद उनके पास एक बड़ा प्रोफेशन राजनीति का था तो वो उसमें आ गए, वरना वो क्रिकेट से ही जुड़े रहते। तो ऐसे व्यक्ति को एक नेता में कन्वर्ट करना ज़्यादा आसान है ना, कंपेयर टू समबॉडी लाइक तेज प्रताप यादव या रोहिणी आचार्य। वो सिर्फ और सिर्फ लालू यादव के संतान होने की वजह से जाने जाते हैं। तेज प्रताप में ये पर्सनालिटी है कि वो अपनी भी एक छवि गढ़ करके आए। जैसे फर्ज करें आप कि फेल कर गए चिराग पासवान एज एन एक्टर, वो मुंबई गए, उनकी एक फिल्म भी आई कंगना रनौत के साथ, फेल कर गए, बहुत असर नहीं दिखा पाए, पर वो छवि उनके साथ जुड़ गई। बिल्कुल कि एक्टर भी रह चुके, कि एक्टर, और लोग उनको उस नज़रिए से देखते हैं कि बड़े गुड लुकिंग हैं, बड़े हैंडसम हैं, अरे मुंबई में भी रहे हैं। तो ये आयाम जोड़ना होता है, पर्सनालिटी के अंदर आयाम जोड़ना होता है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया, पढ़ाई भले पूरी नहीं कर पाए, पर उनके साथ वो टैग जुड़ा हुआ है। पढ़ाई स्कूल की पूरी नहीं कर पाए तेजस्वी, आज तक उनको मुश्किल है, लेकिन वो कंप्यूटर साइंस पूरा नहीं कर पाए, उनको कोई कुछ नहीं कर, क्योंकि वो एक्टर बनने चले गए। वो एक्टर बन करके ये क्रिकेटर बनने चले गए, लेकिन स्कूल नहीं पढ़ पाए, तो इनके साथ वो नेगेटिव हो जाता है, उनके साथ कभी नहीं होता है। तो आयाम कैसे जुड़ते हैं पर्सनालिटीज़ में, उसकी ये दोनों नेता उदाहरण हैं। और जब वो सामने आए एक क्रिकेटर के तौर पर तेजस्वी, लोगों को बड़ा अच्छा लगा कि उसके जर्सी में वो देखते हैं अपने बिहार के लड़के को, वहाँ से उनको राजनीति में प्लेस कर दिया गया। सो देयर वाज अ प्लेटफॉर्म जिस पर तेजस्वी सवार थे, जैसे चिराग पासवान एक प्लेटफॉर्म के साथ आए। इनके प्लेटफॉर्म्स भले ही इनको काम अब इनके किसी काम के नहीं है, एक आयाम उन्हें मिल गया और वो बढ़ते चले गए। इसीलिए शायद संजय यादव ने अपने आप को महदूद रखा तेजस्वी यादव तक, एक नई पहचान उनको दे दी। नाराजगी की ये वजह हो सकती है, पर ये जो एक घटना घटी जिसमें कि रोहिणी आचार्य को मना किया गया, फिर वो चली गई, और कहा जाता है कि जब वो वहाँ गई और राहुल गांधी का किसी जगह कार्यक्रम लगाया गया था उनके क्षेत्र में, उन्होंने उस कार्यक्रम को रद्द करवाया कि यहाँ हमारे हिसाब से जाया जाएगा। वो संजय यादव का कोई समर्थक था और उसके यहाँ कार्यक्रम लगा हुआ था, तो वहाँ राहुल गांधी को जाने नहीं दिया गया। मतलब 2 मिनट उतर जाना और वहाँ पर रुक जाना, उसी से संदेश चला जाता है। ग्रामीण अंचलों में तो ऐसा होता ही है, नेता 2 मिनट ठहर जाते हैं कहीं तो फिर वर्षों तक वो कहानी है कि राहुल गांधी आए थे और यहीं रुके थे। इस तरह से होती है बातें, वो नहीं होने दिया उन्होंने। तो इस तरह से लगता है कि एक अदावत जो है वो चल रही थी और उसका बस विस्फोट होना बाकी था, और वो विस्फोट आप इस स्थिति में। पर ये रोहिणी का ये पोस्ट और तेजस्वी की चुप्पी, अब तक तेजस्वी की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। हालांकि अगर प्रतिक्रिया आती है तो कहीं ना कहीं ये तस्वीर साफ नहीं हो जाएगी कि परिवार में ही आपसी खटपट बढ़ रही है। देखिए, धर्म संकट में होंगे अभी वो। एक मित्र जिसने अपना जीवन दे दिया, हालांकि उन्होंने उनको सूटेबली कॉम्पनसेट भी किया, राज्यसभा का सांसद हो जाना कोई बहुत छोटी बात तो है नहीं। और संजय यादव के खिलाफ जो नाराज़गी है उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि क्या बिहार का कोई यादव नहीं था, बिहार का कोई मुसलमान नहीं था। आप अगर किसी मुसलमान को दे देते, MY का जो समीकरण है वो और मजबूत हो जाता। आप किसी दलित वर्ग को दे देते तो लोगों के बीच ये संदेश जाता। आपने देखा होगा शाम में एक और पोस्ट रोहिणी आचार्य ने किया जिसमें कि शिवचंद्र राम और रेखा पासवान को, उसी RJD के दोनों नेता हैं, उसी सीट पर बिठा दिया और कहा अब बड़ा अच्छा लग रहा है, ये सामाजिक न्याय का मसला है। तो ये नाराज़गी तो थी ही कि भाई इन्हें क्यों दे दिया गया। तेजस्वी यादव ने अपने वीटो पावर का इस्तेमाल किया और उन्हें राज्यसभा की सीट दे दी। अब इतना कुछ हो जाने के बाद परिवार को ये लगने लगा कि ऐसे में तो धीरे धीरे ये व्यक्ति कैप्चर ही कर रहा है। तेजस्वी यादव तो केवल इनकी अगर सुन रहे हैं, कल को अगर मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो चीफ मिनिस्टर ऑफिस में घुसना मुश्किल हो जाएगा। ये तो ऐसी स्थिति, ये आशंका परिवार वालों को भी है। ये परिवार वालों को ही है। मतलब लालू जी के परिवार में चीजें ठीक नहीं है क्या? अगर ऐसी होती कि ठीक होती तो लालू जी क्यों पोस्ट करने देते ऐसा? भाई रोहिणी किसी की अथॉरिटी से तो कर रही है ना। अच्छा। किसकी अथॉरिटी है? उनके पीछे आखिरकार अगर तेजस्वी की अथॉरिटी नहीं है जो सबसे पावरफुल है उस परिवार में, तो दूसरी अथॉरिटी जो सबके ऊपर है वो है राबड़ी जी और लालू जी। तो कोई ना कोई तो उनको सैंक्शन कर रहा है
और किसी के ही अथॉरिटी से वो कर रही हैं, तो जाहिर है कि ये परिवार के भीतर का जो विवाद है वो छलक करके बाहर आया है, वो पूरी तरह से बाहर नहीं आया है। और ये बात अभी अभी बाहर आ रही है, ये अपने आप में बहुत आश्चर्य की बात है, क्योंकि बहुत ही क्रूशियल टाइम है अभी। भारतीय जनता पार्टी कल को कह सकती है कि आप जब अपने परिवार को नहीं संभाल सकते हैं तेजस्वी जी, तो फिर आप बिहार को क्या संभालेंगे। और ऐसे में ये रिस्क लेकर के अगर रोहिणी आचार्य ने किया है तो क्या मकसद है? क्या उन्हें चुनाव लड़ना है और उन्हें लड़ने नहीं दिया जा रहा है? कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि वो आई हैं कि वो विधानसभा लड़ना चाहती हैं, लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन किया था, और तेजस्वी नहीं चाहते हैं कि कोई एक विकल्प खड़ा रहे सामने। वही बात जो अभी हम लोगों ने बात की कि कहीं कोई क्राइसिस हो जाए, पता चला कि तेजस्वी नहीं रोहिणी आचार्य बनेंगी, तो सब कुछ पलट जाएगा। बिल्कुल। तेजस्वी अगर ट्रम्प कार्ड है तो फिर इतनी खींचतान क्यों है? अब समझदारी तो यही कहती है कि आज की तारीख में तेजस्वी से बड़ा ब्रांड आरजेडी के पास कोई है नहीं। और आप अगर कोई स्टॉप गैप अरेंजमेंट चाहते हैं, कोई सेकंड लाइन में किसी को आप चाहते हैं, रोहिणी आचार्य को चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं, लेकिन वो सहमति से होना चाहिए, वो विवाद से तो नहीं हो सकता है, पारिवारिक खींचतान से तो नहीं होनी चाहिए। अब तो सब लोग बोलने लगे हैं। मैं उनके मामा वो साधु यादव वो कह रहे हैं, वो भी वापस आ गए हैं इतने दिन साइलेंट रहने के बाद, उन्हें तो भगा दिया इन लोगों ने, तो वो भी आके कह रहे हैं बाहर ही चला रहा है पार्टी को, कोई घर का आदमी थोड़ी चला रहा है। मतलब पूरे परिवार को ही दिक्कत है संजय यादव से, अचानक से ऐसा लग रहा है। लोग नया नया थ्योरी आ रहा है कि तेजस्वी यादव की पत्नी दिल्ली से हैं और दिल्ली की ही पत्नी संजय यादव की भी हैं, और एक उस तरफ का भी प्रेशर है, और इस कारण से तेजस्वी जो है वो कोई ऐसा डिसीजन ले ही नहीं सकते हैं जो कि संजय यादव नहीं चाहते हैं। वो पहले 8-8, 10-10 सभाएं कर लिया करते थे, अब ज़्यादातर वो पब्लिक से दूर रहते हैं, और संजय यादव ही पब्लिक में रहते हैं, वही कंट्रोल करते हैं। आखिर संजय यादव क्या शरद यादव हैं? याद करें, शरद यादव भी बाहर से आए थे, लेकिन उन्होंने बिहार की राजनीति में अपने आप को रचा बसा लिया था। तो इनसे फ़ायदा क्या है? अगर ये यादव हैं तो हमारे पास तो ऑलरेडी यादव हैं, तो फिर क्या फ़ायदा हमको? तो ये तमाम ऐसी चीज़ों के बाद अभी भी जैसा कि आप कह रही हैं, ट्रम्प कार्ड तेजस्वी हैं, लेकिन उस ट्रम्प कार्ड को नवंबर के इलेक्शन में टेस्ट होना है, अक्टूबर नवंबर के इलेक्शन में टेस्ट होना है, उसमें अभी भी 2 महीने हैं। और अगर मान लीजिए कि ये सब कुछ विस्फोट बाहर बिखर जाता है, तो फिर आप ये समझ लीजिए कि घर से अगर कोई कमज़ोर है तो बाहर कभी नहीं जीतता है। और ये दिक्कत कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि समझने के बावजूद लालू परिवार में लोग अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं, और वो जो एक नाराज़गी है वो फूट कर बाहर आ रही है। और अभी तो आपने तेज प्रताप यादव को बोलते सुना भी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो ऐसा लग रहा है कि अब तेजस्वी के ऊपर एक कहीं ना कहीं खतरे की घंटी नजर आ रही है, और ये जो खतरे की घंटी है वो बाहरी पॉलिटिकल एक बैकग्राउंड से छोड़कर पारिवारिक बैकग्राउंड की तरफ देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं आपसी खींचतान और पारिवारिक विवाद के कारण तेजस्वी को आने वाले चुनाव में दिक्कत तो नहीं होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल अगर ये चीजें बाहर आती हैं तो उनके विपक्षी नेताओं को बड़ा आसान हो जाएगा उन पर सवाल उठाना, उनकी पार्टी पर सवाल उठाना। तो आने वाले समय में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या लालू परिवार इस पारिवारिक विवाद से उठ पाता है और चुनाव में कैसा प्रदर्शन कर पाता है। फिलहाल इनसाइड स्टोरी में इतना ही। धन्यवाद।